वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सुनील अग्रवाल को। सुनील अग्रवाल को LIC के CFO नियुक्त किया गया है अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। LIC के बारे में देखिए, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसका हुआ था 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। इनका कार्यकाल हाल ही में फिर से बढ़ाया गया है, तो याद रखिएगा इसको। आइए अब ऑप्शन से देखते हैं। प्रश्न पर ही आधारित, क्योंकि ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो उसी पर आधारित हम लोग ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण हाल फिलहाल के बिल्कुल लेटेस्ट नई नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। जुनैद कमाल अहमद, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? तो इनको विश्व बैंक के अर्थात वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। जुनैद कमाल अहमद को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। डेविड मलपास हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बन गए जुनैद कमाल अहमद। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है दिनेश प्रसाद सकलानी। इनको हाल ही में NCERT के निदेशक बनाया गया है अर्थात डायरेक्टर बनाया गया है। NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना NCERT का 1961 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर हो गए दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट ऑप्शन है M जगदेश कुमार। इनको हाल ही में UGC के अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में बोले तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किनको? M जगदेश कुमार को। इनका पूरा नाम है ममीदाला, M से है ममीदाला जगदेश कुमार। UGC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। UGC का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 में और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है और चेयरमैन हो गए M जगदेश कुमार। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन में भी ये सभी फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी इसको वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को आप अपने अदर एजुकेशनल जितने ग्रुप हैं, दोस्त हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर कर दें। हाँ, केवल एजुकेशनल ग्रुप और वैसे स्टूडेंट के पास भेजिएगा जो लोग जिनको इसकी जरूरत है। अदर्स ग्रुप में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आपका ये कुछ सेकंड्स हमारे लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वेयर हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाल ही में कहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का घोषणा किया गया है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, इसको पूरा मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी एक जगह है, वहीं पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI के द्वारा 645 करोड़ रुपए की लागत से ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का घोषणा हुआ है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, उससे 15 किलोमीटर से अलग है। ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं वैसे। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में ये बन रहा है तो देखते हैं इसके बारे में। इस राज्य का स्थापना 20 फरवरी 1987 में। राजधानी इसका ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल BD मिश्रा है। AAI के द्वारा ये बनाया जा रहा है अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश ये न्यूज में क्यों रहा है? तो सभी को
ये जो राज्य है, देखिए प्रश्न ऐसा है कि सभी योग्य जनसंख्या को 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। और बात करें जिला का, ये तो राज्य हो गया, पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी पूरी जनसंख्या का, जितने भी योग्य हैं जो लोग टीकाकरण करा सकते हैं, उन सभी जनसंख्या का, योग्य जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और बात करें पहला डिस्ट्रिक्ट देश का जो 100% टीकाकरण करा चुका है अपनी पूरी योग्य जनसंख्या का, तो वो है इंदौर। इंदौर जिला के रूप में बात करें तो इंदौर, और शहर की बात करें तो वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है जो 100% जनसंख्या का टीकाकरण कर चुका है। और गांव की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर में एक गांव है, उसका नाम है व्यान, हिंदी में लिखता हूं उसको, व्यान गांव है जो अपने सभी योग्य जनसंख्या को 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है व्यान। व्यान जम्मू कश्मीर में। शहर की बात करें तो भुवनेश्वर, जिला की बात करें तो इंदौर, और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। ये सभी फैक्ट्स रहे आपको इससे। चलिए गोवा की न्यूज में है, तो 100% खुले में शौच से मुक्त, अर्थात ODF क्या होता है, मतलब इसका ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त और हर घर बिजली तथा हर घर नल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये गोवा बना है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। अभी वहां पे चुनाव भी होने वाला है, हुआ है, देखिए अगला सरकार किसका बनता है। और राज्यपाल गोवा के कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए मध्य प्रदेश की न्यूज में है, तो नई शिक्षा नीति 2020 अर्थात NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश है। ये तो यह दूसरा, तो पहला राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका पहला ऐसा राज्य है जो नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला पहला राज्य है ये, और दूसरा बना है मध्य प्रदेश। और नई शिक्षा नीति 2020 जो ये है, ये शिक्षा नीति 1986 की जगह लाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए तो ये सभी ऑप्शन इसमें के हो गए। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 अर्थात SDG इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? सतत विकास इंडेक्स 2021 में तो भारत का रैंक है 120वां, 120वां रैंक है भारत का इसमें। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, तो कुछ टेक्निकल एरर आ गया था अभी बीच में। तो हाल ही में जारी सतत विकास इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 120वां है, और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। ये सब याद रख सकते हैं। और इस बार जो 2020 का ये इंडेक्स है, इसमें भारत तो 120वां है, जिसमें तीन पायदान जो है पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इसी इंडेक्स जो 2020 में था उस समय भारत का रैंक 117वां था। चलिए, और ये देशों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। समग्र स्कोर सभी 17 SDG अर्थात 17 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जिसके आधार पर ये सूची जारी किया जाता है। चलिए और देखते हैं ऑप्शन से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। चौथा ये क्या है? तो हाल ही में जारी किया गया था ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर 2020-21 अर्थात जेम 2022-2021 जेम। यहाँ फिर से देखिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर 2020-21, इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? चौथा, और इसमें सऊदी अरब पहले स्थान पर है, सऊदी अरबिया, ये याद रखिएगा। चलिए 46वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 165 देशों की डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 46वां है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में 46वां, और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। नॉर्वे है पहले स्थान पर और भारत 46वें। 85वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार सूचकांक अर्थात करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक 85वां है, और इसमें पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड है पहले स्थान पर और भारत 85वें स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Recently, who had been appointed as its brand ambassador by the insurance company भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? हाल ही में बीमा कंपनी भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है विद्या बालन को। कौन है विद्या बालन? इसको तो सबको ही जानते होंगे इनको, ये बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन है। इनको बीमा कंपनी जो है भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्मेशन ईयर 2006 है,
और इसके एमडी एंड सीईओ पराग राजा हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए कुछ नई नियुक्तियां, और इसे ये चूंकि ये प्रश्न है ब्रांड एम्बेसडर पर आधारित, तो ऑप्शन भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। अक्षय कुमार, ये भी बॉलीवुड अभिनेता है। अक्षय कुमार को हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अक्षय कुमार को उत्तराखंड की राजधानी दो ठो है, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसेन ये है समर सीजन के लिए। दो राजधानियां हैं। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था राज्य का? तो 9 नवंबर सन 2000 में इसका स्थापना हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके राज्यपाल हैं। चलिए, अमिताभ बच्चन को हाल ही में एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, कंपनी है, उसका नाम है मेडी बॉडी। ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है शाहरुख खान। इनको हाल ही में जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं थम्स अप कंपनी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया है। शाहरुख खान को हाल ही में एक गेमिंग कंपनी है, क्या नाम है उसका? A23, ये गेमिंग कंपनी है, इसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को ही बनाया था। तो ये सभी रहे ऑप्शंस, सिर्फ आपको जानकारी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से दोस्तों अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ कम ही प्रश्न फिर मैं कर पाया था, कल कुछ टेक्निकल एरर आ गया था सिस्टम में, तो बहुत देर लगी उसको फिट करने में। चलिए, वेयर हैज द 12th एडिशन ऑफ द बायनल डिफेंस एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो 2022 बीन अनाउंस्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड? द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां करने का घोषणा हुआ है? ये गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसी यहीं पे 10 मार्च से 14 मार्च तक इसी महीने में 2022 में ये रक्षा प्रदर्शनी जो है, जो प्रत्येक 6 महीने पर होता है, तो इसका 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो का 2022 का आयोजन करने का घोषणा हुआ है। और इस डिफेंस एक्सपो में भूमि, वायु, नौसेना, आंतरिक भूमि का सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर केंद्रित होगा, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस लेवल की हम लोग पोस्ट देख लेते हैं, कौन क्या है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS, ये पोस्ट अभी खाली है, क्योंकि यहाँ पे इस पोस्ट पे जो हम लोग के भारत के सबसे पहले CDS प्रमुख कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। और उनका जो पिछले वर्ष दिसंबर में 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका बहुत ही दुखद दुर्घटना में उनका मौत हो गया। तो ये भारत के सबसे पहले जनरल बिपिन रावत जो थे, ये सबसे पहले CDS प्रमुख थे और इनका देहांत हो गया। तब से ये पोस्ट अभी भी खाली है। लेकिन CDS का एक कमेटी होता है, उस कमेटी के हेड बनाए गए हैं ये मनोज मुकुंद नरवणे। जो CDS का कमेटी होता है उसका चेयरमैन बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवणे। तो कुछ जगह हमको ऐसे पता चला या देखने को मिला, कुछ बच्चे बता रहे थे कि CDS प्रमुख बनाए गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे, लेकिन ये गलत है। CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी जो है उसका चेयरमैन उनको बनाया गया है। वैसे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अभी क्या है? तो ये सेना प्रमुख है वर्तमान में, और ये रिटायर भी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है लेकिन जल्दी होने वाले हैं। चलिए, और चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके पहले कौन थे? RKS भदौरिया। चलिए, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। इनसे पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। ये सब आपको भी याद रहना चाहिए इस तरह से एक एक से लिंक करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डे नेशनल सेफ्टी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है? ये 4 मार्च को मनाया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का थीम क्या है? विषय क्या है? तो नर्चर यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर, इसका थीम है, विषय है। चलिए, और ये प्रत्येक 4 वर्ष पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इस बात को भी याद रख सकते हैं। और यह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा मनाया जाता है। जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख गैर लाभकारी स्व वित्तपोषित और त्रिपक्षीय सर्वोच्च निकाय है। NSC जिसे बोलते हैं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। इसका स्थापना 4 मार्च 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अर्थात NMCG, नेशनल मिशन क्लीन गंगा। इसे स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये
एनएमसीजी को 2 से 3 मार्च 2022 तक वस्तुतः आयोजित 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में इस विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार इसको गंगा बेसिन के कायाकल्प कार्य की जटिलता और विविध हितधारकों के साथ जोड़ने के महत्व को रेखांकित करता है यह पुरस्कार। चलिए, तो ये याद रखिएगा, स्पेशल जूरी अवार्ड एनएमसीजी अर्थात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिया गया है। बस इतना एटलीस्ट याद रखिएगा। रिसेंटली विच एयरलाइन हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल? सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो ये स्विस एयरलाइंस है जो सोलर एविएशन फ्यूल अर्थात सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। और इसके बारे में कुछ और देखें तो ये स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और उसके मूल एक और है लुफ्थांसा समूह ने सिंथेटिक ईंधन समूह सिनहेलियन के साथ अपने सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने के लिए पार्टनरशिप इन लोगों ने किया है दोनों। और इस स्विस एयरलाइंस सन टू लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। प्रश्न उसी पर आधारित है। तो स्विस एयरलाइंस सौर विमानन ईंधन अर्थात सोलर एविएशन फ्यूल उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। बस इतना याद रखिएगा, बाकी आपके नॉलेज के लिए है पॉइंट्स में ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल नोन फिल्म क्रिटिक हु पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में जाने माने फिल्म समीक्षक का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? जयप्रकाश चौकसी। इनका निधन हो गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और ये इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो हम लोग देख लेते हैं। शायद जो 1979 में आया था, कत्ल मूवी है 1966 में, बॉडीगार्ड 2011 में सलमान खान वाली, सहित कई फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद इन्होंने लिखा था। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में विमानन कंपनी जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जेट एयरवेज जिसे अब जालान कॉल रॉक कंसोर्टियम द्वारा प्रवर्तित किया गया है, 2022 की पहली तिमाही के दौरान परिचालन फिर से शुरू करने का योजना शुरू किया है, क्योंकि इसको 2019 में जो है बैन कर दिया गया था, यह अपना सर्विस बंद कर दिया था, लेकिन पुनः इसको 2022 में शुरू किया है। जेट एयरवेज के बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 1992 को इसका फाउंडेशन ईयर है, लेकिन सेवा देना शुरू किया 5 मई 1993 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, एनसीआर में। और सीईओ इसके बन गए संजीव कपूर, जो प्रश्न में दिया गया आपको। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय टाटा मोटर्स टू मेक द रूरल मार्केट प्रॉफिटेबल? हाल ही में टाटा मोटर्स के द्वारा ग्रामीण मार्केट को कवर करने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? तो अनुभव। एक्चुअली में यह है पूरा अनुभव शोरूम ऑन व्हील्स, ये पहल है। इसके द्वारा क्या करेगा, गाड़ी पर अपने कुछ प्रोडक्ट को रखकर टाटा मोटर और उसको प्रमोट करेगा और ग्रामीण मार्केट को कवर करेगा। तो अनुभव शोरूम ऑन व्हील्स ये टाटा मोटर्स का इनिशिएटिव है। बस, और बाकी सब ये पढ़ सकते हैं, वैसे मैं कुछ पढ़ ही देता हूँ। देखिए, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जो टाटा समूह का हिस्सा है, ये भी आप जानते हैं। कंपनी जो है ट्रेवल कार, पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, डिब्बों, बसों, लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार निर्माण उपकरणों का उत्पादन करती है। पूर्व में टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी अर्थात टेल्को के नाम से इसे जाना जाता था, जो अब टाटा मोटर के नाम से जाना जाता है। टाटा मोटर का स्थापना 1945 में, मुख्यालय इसका मुंबई है। इसके फाउंडर कौन है? तो JRD टाटा, जिसको शॉर्ट में आप लोग जानते हैं, उसका पूरा नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिसको शॉर्ट में आप लोग JRD टाटा कहते हैं। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? N चंद्रशेखरन अर्थात नटराजन चंद्रशेखरन, सब याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में कहाँ हेरात उत्सव मनाया गया है? वेयर हैज रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड हेरात उत्सव, हेरात फेस्टिवल? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ये एक प्रश्न मैं कल ही करा चुका था, मुझे ये काफी अच्छा प्रश्न लगा तो रिपीट कर दिया हूँ आज, क्योंकि कल के डेट में 11 प्रश्न ही इसके ऊपर जो हमने किया वो सब मिला था। अभी से एक और प्रश्न होगा और ये दोनों प्रश्न मैं रिपीट कर दिया हूँ। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के में जो पंडित लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित, उन्हीं के द्वारा ये हेरात उत्सव मनाया जाता है, जो भगवान शिव की पूजा होती है, जिसे महाशिवरात्रि इसी के रूप में ही होता है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा है। और राजधानी क्या है जम्मू कश्मीर का? 2 ठो है, एक है जम्मू विंटर सीजन, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड द वेल्थ रिपोर्ट 2022 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स? हाल ही में जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी वाले देशों में भारत का रैंक क्या है? तो ये तीसरा है, और इसमें पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। कहने का मतलब है किस देश में सबसे ज्यादा अरबपति अभी वर्तमान में है इस रिपोर्ट के अनुसार, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार? तो
सबसे ज्यादा अरबपति हैं अमेरिका में, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर अपना इंडिया है। ये एक अच्छी समझिए तो रिकॉर्ड है भारत के लिए। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं, टार एजुकेशन का, द हब ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मुंबई पुलिस कमिश्नर रिसेंटली। मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इसका जवाब कल की क्लास में मैंने दिया था आप लोग को, उम्मीद करता हूँ याद होगा। याद है तो, नहीं याद है तो भी गूगल कर लें या पिछली क्लास पुनः देख लें और कमेंट में इसका जवाब अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप, वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करें। आपका ये कुछ सेकंड्स हमारे लिए वरदान साबित होगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करूंगा उतना जरूर आप लोग करेंगे, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नहीं करना, बस लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों, इतनी अपेक्षा हम आपसे करेंगे, आप लोग जरूर सहयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।